हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में। ठीक है, कॉस्ट शीट का क्या मीनिंग होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट, ओके, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। और इससे पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस डिस्कस हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मीनिंग की बात करें तो कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड along with the breakup of cost per unit as well as total। जब आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी इसका। तो एक टाइप की एक स्टेटमेंट है जो हमें ये दिखाती है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है और टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, दोनों चीज़ें आपको दिखाएगी। ठीक है, जो डाटा लिया जाता है कॉस्ट शीट में वो कलेक्ट किया जाता है वेरियस रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू दैट जॉब और ऑर्डर और प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो कॉस्ट शीट है उसको हम कॉलमनर फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, एक कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, एक कॉलम में पर्टिकुलर्स आते हैं कि जैसे प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कुछ पर्टिकुलर्स आते हैं। टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड इन द कॉस्ट शीट। ठीक है, आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉस्ट शीट है वो एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है। अगर मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, देयरफॉर कॉस्ट शीट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कॉस्ट शीट हमारी एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, इसीलिए जो कॉस्ट शीट है वो डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनती है। और एक चीज़ आप देखेंगे आगे, टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियडिकली रिकॉन्सिलेशन ऑफ द टू अकाउंटिंग सिस्टम इज अंडरटेकन। आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, पीरियडिकली आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉन्सिलेशन किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर उनको मैच किया जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, कि कॉस्ट शीट का हमारा क्या स्पेसिमेन है। देखिए यहाँ पर दिस वन। अब देखिए मैंने आपको बताया कॉलमनर फॉर्म में होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ टोटल कॉस्ट रहता है और यहाँ पे जो है आपका पर यूनिट कॉस्ट रहता है। दोनों दोनों टाइप से दिखाया जाता है, टोटल कॉस्ट भी और पर यूनिट कॉस्ट भी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड कर देते हैं अगर कुछ परचेज किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर, कैरेज इनवर्ड और फ्राइट इनवर्ड और अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेज लाइक पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। और इसमें से लेस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। ये सब करने के बाद आपको पता है क्या आ जाता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, ये तो हो गया मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैंने आपको कल बताया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कि हमारे पास जब हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस स्टेप पे हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास इस स्टेप पे आ गई। ओके, अब प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया है इनके बारे में। ठीक है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। देखिए प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं लाइक पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, फॉरमैन सैलरी, ऑयल एंड वाटर चार्जेस, रिपेयर्स टू फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको। ठीक है, देखना है इन चीज़ों को। तो इनको जब आप प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, तो आपके पास आती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये चीज़ ध्यान रखना है, या आपने स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट शीट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। और ध्यान रखना जो ओवरहेड्स होते हैं हमारे, ओवरहेड्स का मैंने आपको डिटेल में बताया है। ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनको मिला के हमारे क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली, उसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग।
ठीक है, फैक्ट्री कोस्ट के बाद उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि फैक्ट्री कोस्ट में ही हम बात कर रहे हैं, अगर वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ओपनिंग स्टॉक है तो उसको ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, तो आपके पास प्रॉपर फैक्ट्री कोस्ट आ जाएगी। और फैक्ट्री कोस्ट का अदर नेम वर्क्स कोस्ट है, ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप लोगों की फैक्ट्री कॉस्ट निकल आती है या वर्क कॉस्ट निकल आती है, तो उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स में लाइक सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, ऑफिस की जो बिल्डिंग है और ऑफिस के जो एप्लियंसेज है उनका डेप्रिसिएशन, लाइटिंग इन ऑफिस, बैंक चार्जेस, डोनेशंस, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टर फीस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ये एटसेट्रा, मतलब ये आपको बताए हैं कुछ। ये सब ऐड करने के बाद जो है आपकी क्या आती है ऑफिस कोस्ट। ऑफिस कोस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे सेलिंग वाले स्टार्ट हो जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले। और एक चीज़ ध्यान रखना, हम ऑफिस कोस्ट में जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और लेस कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। क्या करते हैं, ऑफिस कोस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को इसमें से लेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को, इसमें ऐड किया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लाइक सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेल ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू वेयर हाउस, इंश्योरेंस चार्जेस एट्सेट्रा, ये सारे हमारे सेलिंग एंड किससे रिलेटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि जब आप इसमें ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फाइनली आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। और उसमें जो आप प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी लेते हैं, एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स भी लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास सेल्स आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, और ये आपका है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसको हम कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि इन आइटम्स को हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंशियल नेचर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ऐसे कुछ आइटम्स होती हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की हैं, जो कि हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इनको हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही इंक्लूड करते हैं। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट्स, कैपिटल लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्योर फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिसको आप कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स देके बताती हूँ। देखिए, हमने इनको डिवाइड किया है कैटेगरीज में। ऐसी आइटम्स जो कि प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ऐसी आइटम जो प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, आइटम्स ऑफ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की, जैसे इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, कैपिटल लॉसेस हो गए, पेनल्टीज लग गई, कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मॉर्टगेज, बैंक लोन या डिबेंचर्स पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारी आइटम्स प्योरली जो हैं आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल नेचर की हैं। तो आप इसको, अगर आपके क्वेश्चन में आ भी जाता है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट शीट में। तो जब भी आप कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जिसको हमने इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्योरली फाइनेंशियल इनकम, जैसे अब डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, आपको कब रिसीव हुआ होगा, कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। इंटरेस्ट मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पे, आपको ब्रोकरेज कमीशन या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बैंक डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कोई कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। ऑल दीज आइटम्स आर प्योरली फाइनेंशियल इनकम, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, ये ध्यान रखना। और क्या हो सकता है,
आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाइक जैसे हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू स्पेसिफिक रिजर्व्स लाइक डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपका जो, अगर मैं बात करूँ एक और कैटेगरी की, जैसे आपका अब नॉर्मल लॉस की, जैसे अब आपका लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की है। ओके, ये हमने एक्सक्लूड करनी है, मतलब इनको हमने इंक्लूड नहीं करना है हमारी कोस्ट शीट में। अब हम पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेज है, हमें कोस्ट शीट हम बना रहे हैं उसके हमें एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो हमें ये एक टोटल कॉस्ट भी दिखाता है और पर यूनिट कॉस्ट भी दिखाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की। दूसरा क्या है, जो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स है कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस वगैरह, उसकी हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स के साथ। इट हेल्प्स टू फिल अप द टेंडर्स एंड कोटेशंस। अब देखो, आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कितनी आ रही है ये पता होगा, तभी आप टेंडर को आगे आगे दे सकते हैं। यानी कि टेंडर, अगर आपने कोई टेंडर फिल करना है तो आपके पास कॉस्ट शीट सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगी, ठीक है। और इट हेल्प्स टू ले डाउन द प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी को आप इजीली ले डाउन कर पाएंगे, बना पाएंगे। इट हेल्प्स टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस मोर कम्पिटिटिवली एंड एक्यूरेटली, मतलब आप सेलिंग प्राइस को बहुत अच्छे से फिक्स कर पाएंगे एक्यूरेटली और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये मैंने आपके साथ जो है डिटेल में डिस्कस किया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की पहले वाली वीडियोस आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।